मास्टर शिव प्रसाद का एक ही लड़का था, बाकी 4 लड़कियां थीं जिनका विवाह करने में मास्टर साहब की कमर झुक गई थी, एड़ियां घिस गई थी। बेटा सभी बेटियों के बाद पैदा हुआ था। दरअसल मास्टर शिव प्रसाद ने बेटा पाने की लालसा में 4 बेटियों को जन्म दे दिया था। जैसी घर की माली हालत थी, उस हिसाब से काफ़ी लाड प्यार से पला था बेटा। बीएससी करने के बाद वह पीएमटी की कोचिंग ज्वाइन करने दिल्ली चला गया था। मास्टर साहब जितने घंटे स्कूल में पढ़ाते थे, उससे ज़्यादा समय वे ट्यूशन में पढ़ाने में लगाते थे। बच्चों को पढ़ाने का उन्हें बहुत शौक़ था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाएं, और मास्टर साहब की यह मुराद पूरी भी हो गई। बेटे को छोड़ उनकी सभी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हो गईं। वे चाहते थे कि उनका बेटा एमएससी करके पीएचडी करे और किसी कॉलेज में अध्यापक की कुर्सी संभाले, लेकिन लड़के ने एमएससी करने से इनकार कर दिया। लाड़ प्यार में पले लड़के ने साफ कह दिया था, बाबूजी मैं 2-2 घंटे लैब में नहीं खड़ा रह सकता। दिल्ली में कोचिंग करते रहते हुए लड़का एक सरल लड़की के प्रेम में फंस गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम ले ली थी। शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारे ही रहेंगे। सीपीएमटी में दोनों साथ साथ बैठे, पर मास्टर साहब का इकलौता बेटा आंखों का तारा 3-3 कोशिशों के बाद भी उसमें असफल नहीं हो सका, जबकि उसकी प्रेमिका पहली बार में ही उसमें सफल हो गई। उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मास्टर शिव प्रसाद का बेटा सड़क छाप मजनुओं की तरह आवारागर्दी करने लगा। मास्टर साहब उसके पीछे हमेशा पड़े रहते, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह कंपटीशन की तैयारी करने लगा और बैंक में नौकरी पा गया। नौकरी करते उसे अभी 6 महीने ही बीते थे कि लड़कियों के पिता मास्टर साहब के खपरेल के मकान में पंक्तिबद्ध होने लगे। मास्टर साहब ने लड़की के पिता होने की पीड़ा बहुत भोगी थी। उस समय न जाने कितनी बार उन्होंने अपमान का कड़वा घूंट पिया था, जब वे अपने कन्याओं के लिए सुयोग्य वरों की तलाश कर रहे थे। इसीलिए मास्टर साहब विवाह के हर प्रस्ताव पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते थे। समय के अनुसार लड़के की राय जानना भी वे जरूरी समझते थे। लड़का हर प्रस्ताव पर नाक भौं सिकोड़ता। मास्टर साहब समझ नहीं पाते थे कि आखिर बेटा चाहता क्या है। कभी कभी उन्हें भीतर ही भीतर गुस्सा भी आता, लड़का कितना हृदयहीन है, पिता की भी इज्जत करना भूल गया है। पर बेटा करता भी क्या, उसके पास तो एक ही हृदय था जिसे वह पहले ही किसी को अर्पित कर चुका था। एक दिन मास्टर साहब ने लड़के को अपनी पुश्तैनी छड़ी में इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। लड़का भीतर ही भीतर डरा। हालांकि वह 24 साल का हो चुका था, लेकिन जानता था कि बाबूजी का गुस्सा बहुत तेज है। जब वे गुस्से में बुलाते हैं तो लगता है कि आकाश में बिजली कड़क रही है। वह संभलते हुए उनके पास गया और 6ठी-7वीं क्लास के बच्चों की तरह उनके सामने बैठ गया। मास्टर साहब ने उसे प्यार से निहारा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, विनय तू चाहता क्या है बेटा? तेरे मन में कुछ और हो तो बता। विनय भीतर ही भीतर चहक उठा, बाबूजी एक लड़की है। दुनिया में तुझे एक ही लड़की नजर आई? बाबूजी वह लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। किसकी लड़की है, कहाँ रहती है? उसके पिता का नाम श्री राज है। लड़की दिल्ली मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। उसका आखिरी साल है, इसी शहर में है। अच्छा, किस मोहल्ले में है? कौन से ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं है बाबूजी, एससी या एसटी में आते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने हरिजन लड़की को पसंद किया? मेरे कुल खानदान का नाम रोशन करने चला है? तो ठीक है बाबूजी, मैं सारी उम्र शादी ही नहीं करूँगा, लड़की भी नहीं करेगी। यदि जबरन किसी अन्य के साथ उसकी शादी करने की कोशिश की गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। वह नहीं रही तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगा? तू मुझे धमकी देना बंद कर। यह ब्राह्मण की संतान मर जाएगा, पर किसी हरिजन लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बाबूजी, मैंने आपको कई बार जाति पाति के खिलाफ भाषण देते हुए सुना है। मास्टर साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे शोकाग्रस्त हो उठे थे।
करीब महीने भर से अधिक समय हो गया, लेकिन उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। विनय के विवाह के प्रस्ताव आते जा रहे थे। लड़का अभी शादी नहीं करना चाहता, यह कहकर बाबूजी सभी प्रस्तावों को टालते रहे। एक शाम विनय ने आकर उनसे कहा, बाबूजी, सीमा के पापा आए हैं। कौन सीमा? वही लड़की जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी। तूने उन्हें बुलाया था? नहीं बाबूजी, हो सकता है सीमा ने भेजा हो। मुझे किसी से नहीं मिलना कह दे, मैं घर पर नहीं हूँ। बाबूजी, आप तो हमेशा सच बोलने की शिक्षा देते रहे हैं। घर पर आए व्यक्ति का अपमान तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, भेज दे उन्हें। थोड़ी देर में एक सुदर्शन चेहरा आकर मास्टर साहब के सामने खड़ा हो गया। गौरवर्ण, लंबा कद, गोला भरा चेहरा, किरीने से कटे बाल, आंखों पर सुनहरे फेम की कीमती चश्मा, दूधिया रंग की पैंट शर्ट। अंगद उतना हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मास्टर साहब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठते ही वह कहने लगे, मुझे राज कहते हैं। मास्टर साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे चुपचाप राज की को निहारते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या उत्तर दें। राज उनका असमंजस भरा चेहरा भली भांति पढ़ चुके थे। ख्वासापुर में मेरा घर है। मेरे 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 2 बेटियां मेडिकल कॉलेज में हैं। तीसरी बेटी इंटर में है। बड़ी बेटी का यह आखिरी साल है। मेरी बड़ी बेटी सीमा आपके बेटे विनय से शादी करने की हट कर बैठी है। विनय उसका सहपाठी रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया कि इस देश में जातिता के बड़े बहुत गहराई तक है। जातिता कर्म के आधार पर बनी थी, लेकिन धीरे धीरे जन्म को ही जातिता का आधार मान लिया गया है। एक ब्राह्मण हरिजन लड़की को अपनी बहू बनाने का साहस कैसे करेगा? लेकिन सीमा की माँ ने मुझे समझाया कि एक बार मैं आपसे मिलकर आपकी राय जान लूँ। हो सकता है कि आप जाति पाति को न मानते हों, इसलिए आपको यह कह दिया। मेरी लड़की बड़ी जिद्दी है। मैं जानता हूँ कि वह कहीं और शादी करने को तैयार नहीं होगी। मैंने यदि उस पर दबाव डाला तो मैं उसे खो बैठूंगा। आप करते क्या हैं? मैं विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में रीडर हूँ। देखिए, आप एक बार मेरी लड़की, मेरी पत्नी और मेरे दूसरे बच्चों से मिल लें, उनसे बातचीत कर लें, हमारा रहन सहन देख लें। किसी प्रकार की औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको मेरा प्रस्ताव पसंद आ जाए। मास्टर साहब अब भी कुछ नहीं बोल सके। उन्हें लगा कि जैसे आगंतुक ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। अचानक उनके मुंह से स्वतः फूट पड़ा, कब आएँ? अभी चलिए, अपनी मिसेज को भी ले लीजिए। मैं आप लोगों को घर छोड़ जाऊंगा। ठीक है। और मास्टर साहब सपत्नी तैयार हो गए। वहाँ से लौट कर आए तो उनका सम्मोहन और गहरा हो गया था। घर के बाहर लॉन, साज सज्जा, घर के सदस्यों की सुरुचिपूर्ण व्यवहार, रहन सहन का उच्च स्तर, बड़ी बेटी सीमा, दोनों छोटी बेटियां और बड़े बेटा और छोटा बेटा, और राज की पत्नी रानी, उनका रंग रूप, कद काठी, बातचीत का ढंग, सभी कुछ मास्टर साहब को प्रभावित कर गया। उनके मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, नहीं नहीं, ये हरिजन नहीं हो सकते। जन्म से कर्म से मेरे बेटे की पसंद बुरी नहीं है। रात भर वे राज के बारे में सोचते रहे। सीमा से बहुत प्रभावित हुए थे। वही दशा मास्टर साहब की पत्नी की भी थी। सुबह होते होते उन्होंने निर्णय ले लिया, जिसकी सूचना उन्होंने फ़ोन पर राज को दे दी। 2 महीने बीतते बीतते विनय और सीमा की शादी हो गई। सीमा का MSc पूरा हो चुका था। दौड़ धूप करके सीमा की नियुक्ति नज़दीक ही एक स्वास्थ्य केंद्र पर करवा दी गई। सीमा ने कुछ ही महीनों में मास्टर साहब के पूरे परिवार को अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर अपने बस में कर लिया था। विनय जैसी प्रकृति का व्यक्ति था, उसे अपने घर का खान पान अब पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसका ध्यान चिकन, मटन, मीट, बिरयानी, कबाब, मछली आदि की ओर तेजी से जाने लगा था। मास्टर साहब का खपरेल वाला चिरपुरान मकान अब विनय को अपने स्तर के प्रतिकूल लगने लगा था। सीमा उन्हें समझाती, रुपए एकमात्र होने दो, फिर जमीन लेकर कहीं ढंग का मकान बनवा लेंगे।
पर अम्मा बाबूजी भी तो साथ होंगे। क्यों, वे कहाँ जाएंगे, वे तो रहेंगे ही। अब मुझे ये साग पात अच्छा नहीं लगता, मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। गला तर करने के लिए अंग्रेजी शराब और साकी बनी मेरे सामने खड़ी तुम, यह सभी संभव होगा जब तुम अपना अलग मकान लेकर रहें। यह नहीं हो सकता जब तक अम्मा बाबूजी हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे अम्मा बाबूजी को किसी प्रकार का भी कष्ट पहुँचे। यही मुझे सिखाया गया है। मतलब तुम अम्मा बाबूजी के लिए भी मेरी भावनाओं का खून कर दोगी। तुम इसका जो भी अर्थ लगाओ, मेरे लिए अम्मा बाबूजी पहले हैं, बाद में तुम। यही तुम्हारा प्रेम है। तुम प्रेम की गलत परिभाषा दे रहे हो। प्रेम संकुचित नहीं होता, सच्चा प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह कहकर सीमा रसोई में जाने के लिए अपने कमरे से निकली तो सामने मास्टर साहब को खड़े देखा तो ठिठक गई। मास्टर साहब ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी सचमुच तुम बड़े घर की ही लड़की हो। तुम्हारे सामने मेरा ही खून छोटा हो गया। हमारा चिरपुरान बड़े होने का गर्व आज खंड खंड होकर बिखर गया। सुखी रहो बेटी, विनय हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहे। कहते कहते मास्टर साहब का गला भर गया। उसके बाद और कुछ नहीं कह सके। वे बाहर बैठक में जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि सीमा ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबूजी आपने मुझे इतना आशीष दिया, बदले में मुझे अपनी चरण रज तो लेने दे। मास्टर साहब के बढ़ते कदम रुक गए। सीमा ने आगे बढ़कर उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर लगाई। मास्टर साहब कुछ सोचते हुए से थे अपनी जगह पर खड़े रह गए।